जैसा कि आप जानते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम में ना तो हम किसी रेफरेंस बुक को ले जा सकते हैं, ना ही अपने नोट्स ले जा सकते हैं। हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है कि हम बैरेक्ट ले जा सकते हैं एग्जाम में, और इसके लिए हमें बैरेक्ट पढ़ना आना चाहिए। हमारे बैरेक्ट में की एसेंशियल्स मार्क होने चाहिए, जिस बेसिस पर हम इजीली एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉयड चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपसे बता दिया है कि मैं इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराने वाली हूँ जो आपके ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और साथ ही साथ मैं जितने भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगी उन सब के मैं एमसीक्यूज भी कराने वाली हूँ। जैसे आज हमने जो भी टॉपिक पढ़े उसके एमसीक्यूज मैं आज ही आपको करवा दूंगी, जिससे आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में बस जाए। और ये सारी चीजें मैं आपको बैरेक्ट के माध्यम से कराने वाली हूँ, क्योंकि अपने एग्जाम में तो हम सिर्फ बैरेक्ट ही लेकर जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक काम करिए कि आप अपने सामने बैरेक्ट रखिए जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, और एक पेन या हाइलाइटर अपने पास रखिए। मैं जितने भी बातों को कहूंगी, जहां पर भी मैं की एसेंशियल्स मार्क करूंगी, वो सारी चीजों को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। और इसके बाद आप डायरेक्टली अगर एग्जाम में भी जाके अपने बैरेक्ट खोलेंगे तो आप इन क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप कोशिश करिए कि अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आज एक बार पढ़िए और आपका वो परमानेंट हो जाए। आपको बार बार रिवीजन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमें रिवीजन की ज्यादा जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी भी टॉपिक को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ रहे होते हैं। अगर हमारा कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा है, अगर हम जितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, हमें उतने कम बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है। आई होप आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्ट के बारे में, तो द ऑब्जेक्ट इज टू अमेंड एंड कोडिफाई हिंदू मैरिजेस। 1955 से पहले हमारे पास कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था जो हिंदू मैरिज को गवर्न कर रहा हो, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया इन 1955। और इसकी अडॉप्शन डेट है 18 मई 1955। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। एक्ट नंबर आपसे पूछा जाए तो 25th एक्ट है 1955 का। इसमें टोटल 30 सेक्शंस हैं। 30th सेक्शन को रिपील कर दिया गया है, मतलब प्रेजेंटली हमारे पास 1 से 29 सेक्शन रनिंग में है। लेकिन पूछा जाए टोटल कितने सेक्शंस है, तो हमारे पास टोटल 30 सेक्शंस हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हमने बात कर ली। ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट है, एक अमेंड एंड दूसरा कोडिफाई करना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं प्रिलिमिनरी के बारे में, जिसमें हम शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट देखने वाले हैं। तो इस एक्ट को हम हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं एंड इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अर्लियर ये था कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन 31st of October 2019, उस दिन से ये एक्ट होल ऑफ द इंडिया अप्लाई हो गया। एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू हिंदूज हु आर डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज to which this act extends, who are outside the said territories। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो 3 जगह पर या 3 लोगों पर यह अप्लाई हो सकता है। सबसे पहली बात, जो भी पर्सन हिंदू है बाय रिलीजन वो हिंदू हैं और उसमें शामिल हो जाएंगे वीराशैवा, लिंगयात या फॉलोअर ऑफ द ब्राह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज। इन सारे पर्सन्स को हम हिंदू कहेंगे, और ये एक्ट तो हिंदुओं पर ही अप्लाई होगा बिकॉज दिस इज अ हिंदू मैरिज एक्ट। साथ ही साथ ये एक्ट अप्लाई होने वाला है किसी भी बुद्धिस्ट, जैन या सिख रिलीजन के पर्सन को। ठीक है, उन लोगों पर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। और दिस एक्ट विल ऑल्सो अप्लाइज ऑन द पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। कोई भी पर्सन जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है बाय रिलीजन, उन पर भी ये एक्ट अप्लाई होने वाला है। अनलेस, और ये एक्ट उन लोगों पर भी अप्लाई होने वाला है दोज हु आर डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू दिस एक्ट एक्सटेंड्स। ठीक है, इस एक्ट की जहां जहां एक्सटेंशन है वहां पर कोई भी पर्सन है जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है, उन पर ये एक्ट अप्लाई होने वाला है। अनलेस दैट पर्सन प्रूव्स दैट कि उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी हिंदू कस्टम या यूसेज का पार्ट वो फॉर्म नहीं करते हैं और किसी भी तरह से उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तब उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव दैट कि आप पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इन लोगों को हम हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख के रिलीजन के टाइप में कैटेगरी में रख सकते हैं।
कि कोई भी पर्सन है, कोई भी चाइल्ड जो है, भले वो लेजिटिमेट रहे या इलेजिटिमेट रहे, लेकिन अगर उसके बोथ पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं बाय रिलीजन, तो उन्हें हम इस कैटेगरी में डाल देंगे। साथ ही साथ कोई भी ऐसा चाइल्ड जो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, लेकिन एटलीस्ट उसके वन ऑफ द पेरेंट इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन, उस बच्चे के अगर कोई एक पेरेंट भी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है और उस चाइल्ड को ब्रॉट अप करा गया है एज सच कम्युनिटी, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख रिलीजन की जो भी कम्युनिटी, ग्रुप या फैमिली, जो भी उनका कल्चर चलता है, उनके अकॉर्डिंग इस चाइल्ड को ब्रॉट अप करा गया है, तो मान लेंगे इस चाइल्ड पर ये एक्ट अप्लाई होने वाला है। साथ ही साथ कोई भी पर्सन हो जिसने खुद को कन्वर्ट करा हो या फिर रिकन्वर्ट कर लिया हो इन हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन। कन्वर्जन का क्या मतलब होता है? हम पहले किसी और धर्म में थे और बाद में हमने हिंदू धर्म में कन्वर्जन करा खुद का, या फिर हम पहले से हिंदू धर्म में थे लेकिन हम फिर किसी और धर्म में कन्वर्ट हुए, बट आफ्टर दैट वी अगेन रिकन्वर्टेड आवरसेल्फ इनटू हिंदू रिलीजन। इसमें ऐसे भी हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वाज अ बुद्धिस्ट, मैं एक बुद्धिस्ट थी, उसके बाद मैंने अपना कन्वर्जन करके किसी अदर रिलीजन में खुद को कन्वर्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद मैंने रिकन्वर्जन करके खुद को जैन धर्म में डाल दिया, तो इन लोगों को भी हम मानेंगे कि ये हिंदू लॉ इन पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिकन्वर्जन तो हुआ मेरा, लेकिन मैंने बुद्धिस्ट में वापस अपना कन्वर्जन नहीं कराया, मैंने जैन धर्म अपना लिया, तो हम पर भी ये लॉ अप्लाई करेगा। एंड इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि नॉन एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस एक्ट डजंट अप्लाई ऑन द शेड्यूल्ड ट्राइब। और शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन हम कहाँ से देखेंगे? तो शेड्यूल ट्राइब जो कि आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 के अकॉर्डिंग जिन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला है, उन लोगों पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर देती है किसी नोटिफिकेशन के द्वारा और कह देती है कि हाँ अब तो उन पर अप्लाई होगा, या किसी भी तरह का वो डायरेक्शन निकाल दें अगर। और हिंदू लॉ, उन्हें भी हम मानेंगे कि उन पर हिंदू अप्लाई होने वाला है कि ऐसे पर्सन है दो दे आर नॉट हिंदू बाय रिलीजन, लेकिन इफ दिस एक्ट अप्लाइज ऑन सच पर्सन शैल बी कंस्ट्रूड एज हिंदू। ठीक है, उन पर ये एक्ट लागू हो रहा है तो हम उन्हें हिंदू कहेंगे एज पर दिस एक्ट। ओके, डेफिनेशन क्लॉज में अगर हम आ जाएं तो हमारा पहला डेफिनेशन है कस्टम एंड यूसेज का। जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हमारी यूसेजेस होते हैं, जो हम कई सालों से या बहुत पहले से हम लागू करते आ रहे होते हैं, तो उन्हें हम कस्टम एंड यूसेज कहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जो कस्टम और यूसेज होते हैं उन्हें कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है, यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है, और वो लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हों, और वो किसी भी लोकल एरिया, ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप या फैमिली पर अप्लाई होते हो। साथ ही साथ कुछ नहीं होना भी बहुत जरूरी है कस्टम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें अनरीजनेबल होना नहीं है, मतलब अनरीजनेबल या अनसर्टेन अगर कोई भी कस्टम है तो हम मान लेंगे कि दैट इज नॉट अ कस्टम। सर्टेन होना जरूरी है, रीजनेबल होना जरूरी है, और अगर वो कस्टम जो है इट अपोजेस द पब्लिक पॉलिसी तो भी हम मान लेंगे कि दैट इज नॉट आवर कस्टम। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट in the case of rule applicable only to the family it has not been discontinued by the family। किसी ऐसे रूल या कस्टम की हम बात कर रहे हैं जो किसी फैमिली में अप्लाई होती थी, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि दैट कस्टम शुड नॉट हैव बीन डिसकंटिन्यूड। अगर वो डिसकंटिन्यू हो गया तो हम उसे कस्टम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो कस्टम और यूसेज क्या होते हैं? वो एक तरह के रूल्स होते हैं जिन्हें हमें कंटिन्यूअस रखना है, यूनिफॉर्म रखना है, लॉन्ग टाइम से वो चले आ रहे हों, कम्युनिटी, ग्रुप या फैमिली को वो फॉलो करते हो, उनका सर्टन होना जरूरी है, रीजनेबल होना जरूरी है, एंड दे शुड नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। ये हो गया हमारा कस्टम एंड यूसेज कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 3 के क्लॉज बी के बारे में, विच इज टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं? किसी भी एरिया में जहां पर सिटी सिविल कोर्ट हो तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह देंगे, और कहीं अगर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का है, और हम उन कोर्ट्स को भी इंक्लूड कर लेंगे जिन कोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। स्टेट गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन के द्वारा किसी एरिया को या किसी बिल्डिंग को, किसी भी जगह को कह दे कि हाँ दिस इज अ सिविल कोर्ट, तो हम मान लेंगे दैट इज अ सिविल कोर्ट।
ठीक है, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कैटेगरी में डालने वाले हैं, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंक्लूड सिटी सिविल कोर्ट, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट और एनी कोर्ट विच इज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास है सेक्शन 3 का क्लॉज 3 जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टॉक्स अबाउट द फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। फुल ब्लड का रिलेशन क्या होता है? जब कोई भी दो पर्सन इस तरह से रिलेटेड हैं कि उनके जो दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। एंसेस्टर का मतलब होता है फादर, एंसेस्ट्रस का मतलब होता है मदर। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई भी दो पर्सन की सेम एंसेस्टर एंड सेम एंसेस्ट्रस है, मतलब फादर मदर अगर सेम है, तो हम उन चाइल्ड को मानेंगे कि वो फुल ब्लड से कनेक्टेड है एक दूसरे से। इसके बाद अगर हम हाफ ब्लड की बात करते हैं, तो हाफ ब्लड के मामले में वाइफ तो डिफरेंट रहती हैं लेकिन सेम एंसेस्टर रहते हैं, मतलब फादर सेम है लेकिन दो बच्चों की माँ अलग अलग है, तो हम मानेंगे कि दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद हाफ ब्लड। उनका रिलेशन हाफ ब्लड का है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 3 के क्लॉज डी के बारे में, तो इट इज टॉकिंग अबाउट द यूट्रिन ब्लड। जब कोई भी दो पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय यूट्रिन ब्लड, हम उन्हें कब बोलेंगे? जब उनके एंसेस्ट्रस सेम होती हैं, मतलब उनकी मदर सेम रहेंगी लेकिन फादर डिफरेंट रहते हैं उन दो चाइल्ड की, तो हम मानते हैं कि दे आर कनेक्टेड या दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्रिन ब्लड। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे यूट्रिन ब्लड में हमारा कॉमन एंसेस्ट्रस होता है, फुल ब्लड में कॉमन एंसेस्टर एंड सेम वाइफ भी होती है, लेकिन हाफ ब्लड में कॉमन एंसेस्टर तो रहते हैं लेकिन डिफरेंट वाइफ्स रहती हैं। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब हो गया प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। सपिंडा रिलेशनशिप में अब हम आ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड कई बार लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन भी होती है इसे समझने में। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। सपिंडा रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जब हम मदर की थर्ड जनरेशन अबव जाएं। थर्ड जनरेशन अबव का मतलब है अगर हम किसी पर्सन को चाह रहे हैं कि वो पर्सन कोई बी पर्सन है वो ए पर्सन से शादी करे, तो बी पर्सन की अगर हम मदर का जनरेशन देख रहे हैं तो हम ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मदर की मदर, उनकी मदर, उनकी मदर, मतलब 3 जनरेशन इन दी मदर साइड। मदर के साइड से 3 जनरेशन देखेंगे, आप थर्ड जनरेशन याद कर लीजिए। और फादर के साइड से हम 5th जनरेशन देखेंगे इन द लाइन ऑफ असेंट। लाइन ऑफ असेंट का मतलब हो गया कि फादर के जनरेशन में फादर के फादर, फादर के फादर के फादर के फादर, इस तरह से देखेंगे टिल दी 5th जनरेशन। ठीक है, और इन दोनों का कहीं से भी कॉमन लीनियल असेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन लीनियल असेंडेंट हो गया तब हम मानेंगे कि दे आर फॉलिंग अंडर दी सपिंडा रिलेशनशिप। और सपिंडा रिलेशनशिप का विवाह कैसा होता है मैं आगे चल के बताने वाली हूँ, वेदर दैट विल बी वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। ठीक है, तो अगर कोई भी दो पर्सन कॉमन लीनियल असेंडेंट में फॉल कर रहे हैं, अगर मदर के साइड से हम जनरेशन देख रहे हैं तो थर्ड जनरेशन, और फादर के साइड से देख रहे हैं तो 5th जनरेशन तक कोई भी कॉमन लीनियल असेंडेंट अगर हुआ, तब हम उसे मानेंगे कि दैट दोज पर्सन्स आर फॉलिंग अंडर द सपिंडा रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में क्या होता है? अगर कोई भी एक पर्सन लीनियल असेंडेंट में फॉल कर रहा है अदर पर्सन का, अगर वन लीनियल असेंडेंट है दो पर्सन का, तब हम मान लेंगे कि दे आर कमिंग अंडर दी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। साथ ही साथ इफ वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ द अदर, यहाँ पर हम असेंडेंट और डिसेंडेंट दोनों ले रहे हैं, मतलब हम अपने से ऊपर जनरेशन भी ले रहे हैं, साथ ही साथ हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में भी बात कर रहे हैं। इफ दे आर द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ द अदर। तीसरी बात, इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, मतलब ब्रदर की वाइफ, और ऑफ द फादर्स और मदर्स ब्रदर। फादर के ब्रदर हमारे चाचा हो गए, मदर के ब्रदर हमारे मामा हो गए, और ऑफ द ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर्स ब्रदर, या तो दादाजी या नाना जी के भाई या दादी जी या नानी जी के भाई के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तब मान लेंगे कि दैट इज कमिंग अंडर द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। और अगर दो ब्रदर एंड सिस्टर, वो भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। अंकल एंड नीस, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। आंट एंड नेफ्यू, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। या फिर चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर,
भाई बहन के बच्चे या फिर दो भाइयों या दो बहनों के बच्चे, ये सारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हैं। भाई बहन के बच्चे मतलब हो गए हमारे बुआ के बच्चे हो गए, ठीक है, या फिर हमारे मामा के बच्चे हो गए। एंड टू ब्रदर्स के बच्चे हो गए मतलब हमारे जो फादर होते हैं, फादर के भाई के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो हमारे कजन्स होते हैं, फर्स्ट कजन्स जिन्हें हम कहते हैं, या टू सिस्टर्स के जो बच्चे होते हैं, तो ये सारे हमारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। इसके बाद अगर हम देखें फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज एफ एंड जी, अगर हम बात करें सपिंडा रिलेशनशिप की या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, तो इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे हाफ और यूटेरिन ब्लड के भी रिलेशन, साथ ही साथ फुल ब्लड के तो हम कंसिडर करेंगे ही, लेकिन हाफ ब्लड और यूटेरिन ब्लड का भी रिश्ता को हम कंसिडर कर रहे हैं अंडर द सपिंडा रिलेशनशिप और फॉर द पर्पस ऑफ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इसके बाद हम इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप को भी कंसिडर करने वाले हैं लेजिटिमेट के साथ साथ, और कोई भी रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन हुआ हो या फिर बाय ब्लड बना हो, उन्हें भी हम कंसिडर करेंगे फॉर चेकिंग आउट द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या फिर सपेंडा रिलेशनशिप। ये सारे टर्म्स को आप याद रखिएगा बिकॉज ये सारे टर्म्स इंक्लूड होने वाले हैं इन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड ऑल्सो अंडर द सपेंडा रिलेशनशिप। तो ये हमारा एक मेजर चंक था। सेक्शन 3 में लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो हमने पढ़ लिया। सेक्शन 2 में हमने एप्लीकेशन देख लिया। एप्लीकेशन में बकायदा बताया गया है कि हिंदूज कौन होते हैं या कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन पर हिंदू लॉ अप्लाई होने वाला है। इसके बाद हम ओवरराइडिंग इफेक्ट देखने वाले हैं। इसे हम सेविंग क्लॉज भी कहते हैं, मतलब इस एक्ट को हम कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं या फिर ऐसे कौन से एक्ट हैं जिन्हें हम रोक सकते हैं जो जिसको ये ओवरराइड कर सकता है। सी, कोई भी ऐसा टेक्स्ट रूल या इंटरप्रिटेशन, उसे हम सीज कर देंगे एज सून एज हिंदू मैरिज एक्ट इज इन्फोर्सिएबल। जहां जहां पर भी हिंदू मैरिज एक्ट इन्फोर्स हुआ, जैसे ही हिंदू मैरिज इन्फोर्स हुआ है, उसके पहले कोई भी टेक्स्ट रूल या इंटरप्रिटेशन था हिंदू लॉ का, या कोई भी कस्टम और यूसेज के बारे में जो भी बात करी जा रही थी इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो उन्हें हम सीज कर देंगे जैसे ही ये एक्ट लागू हुआ। साथ ही साथ कोई भी अदर लॉ जो कि इन्फोर्समेंट में था और वो इनकंसिस्टेंट है विद द हिंदू मैरिज एक्ट, तो उन एक्ट्स को भी हम सीज करते हैं, उन एक्ट्स को भी हम स्टॉप करते हैं। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट विल ओवरराइड दीज थिंग्स, ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा प्रिलिमिनरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिजेस के बारे में। इसमें सेक्शन 5 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टॉक्स अबाउट द कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, और सारे कंडीशंस पर आप गौर करिएगा एक बार। जो मैरिज होती है वो सॉल्मनाइजेशन होता है बिटवीन द टू हिंदूज, और ये सॉल्मनाइजेशन तभी पूरा माना जाएगा जब ये सारे कंडीशंस हम फुलफिल करेंगे। सबसे पहली बात कि नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब किसी भी पार्टी को बाइगमी नहीं करनी है। अगर हमारी शादी हो चुकी है तो आई कैन नॉट रीमैरी। कोई भी पर्सन की वाइफ या हस्बैंड अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दैट पर्सन कैन नॉट मैरी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के दौरान किसी भी पर्सन को अनसाउंड माइंड का नहीं रहना है, क्योंकि वो पर्सन वैलिड कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल हो जाता है, या फिर वो समझ नहीं पाएगा इस शादी के रिश्ते को, या फिर अगर वो केपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए लेकिन ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर से वो पर्सन सफर कर रहा है एंड ही इज अनफिट फॉर मैरिज एंड फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। तीसरी बात, अगर उसे रिकरेंट अटैक्स आते हैं इंसैनिटी के, देन ऑल्सो ही कैन नॉट मैरी। तो दीज आर द कंडीशंस। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि इन मामलों में हम उस मैरिज को क्या मैरिज कहते हैं, या क्या वो वैलिड रहता है, वॉइड रहता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, अभी सिर्फ आप कंडीशंस पर गौर करिए। हमारे पास 5 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हो गई देयर शुड नॉट बी एनी बाइगमी, मतलब स्पाउस लिविंग होना नहीं चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। दूसरी बात हमने अनसाउंड माइंड के बारे में कर ली। अनसाउंड माइंड में ही हम मेंटल डिसऑर्डर को इंक्लूड करने वाले हैं और इंसैनिटी को इंक्लूड करने वाले हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो ब्राइड ग्रूम है, मतलब जो दूल्हा होता है, उसे एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज का तो होना जरूरी है, और जो ब्राइड होती हैं, ब्राइड मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 18 ईयर्स। दिस इज आवर थर्ड एसेंशियल या थर्ड कंडीशन। चौथी बात, जो पार्टीज होते हैं दे शुड नॉट बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप,
उन्हें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर नहीं रहना है अनलेस उनका कस्टम या यूसेज उन्हें अलाउ करता हो, ठीक है। और लास्ट बात ये है कि सपेंडा रिलेशनशिप में भी उन्हें नहीं रहना है। पार्टीज शुड नॉट बी अंडर द सपेंडा रिलेशनशिप अनलेस उनका कस्टम या यूसेज उन्हें अलाउ करता हो। तो दीज आर द 5 ग्राउंड्स या 5 कंडीशंस हम बोल सकते हैं। हमारा पहला कंडीशन है बाइगमी नहीं होनी चाहिए, लिविंग स्पाउस नहीं होने चाहिए, राइट। दूसरा है अनसाउंड माइंड, मेंटल डिसऑर्डर या इंसेन पर्सन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, बॉय की एज 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड गर्ल की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। चौथी बात, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए उन लोगों को एक्सेप्ट देयर कस्टम और यूसेज अलाउ। पांचवी बात कि सपेंडा रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट द कस्टम और यूसेज अलाउज देम। तो ये था हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 6 को रिपील कर दिया गया है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। सेक्शन 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ हम सेरेमनीज देखते हैं ऑफ हिंदू मैरिज कि कौन से ऐसे सेरेमनीज हैं, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करने पड़ते हैं फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द मैरिज, ठीक है। पहली बात कि कोई भी हमारा कस्टमरी राइट्स अगर है या सेरेमनीज है किसी भी पार्टी का, तो हमें उन्हें फॉलो करना जरूरी है। हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी राइट। और साथ ही साथ अगर सप्तपदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे राइट्स एंड सेरेमनीज में सप्तपदी आती है, दैट मीन्स 7 स्टेप्स या हम 7 फेरे जिसे कहते हैं, तो अगर वो हमारे सेरेमनी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो मैरिज तभी कंप्लीट हो सकती है जब हम 7वां फेरा लें। तो दीज आर द सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेक्शन 8 दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज किस तरह से रजिस्टर होता है। आई होप जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप साथ में अंडरलाइन करते चल रहे हैं। सेक्शन 7 में हमने कस्टमरी राइट्स की बात कर दी, सेरेमनीज की बात कर दी और हमने सप्तपदी की बात करी और ये भी कहा कि जब तक 7 स्टेप कंप्लीट नहीं होता तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये शादी हुई है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेक्शन 8 जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज की बात करता है। सी, किसी भी मैरिज को रजिस्टर करवाने की क्या जरूरत है, तो इसका सिर्फ एक पर्पस होता है, दैट इज टू फैसिलिटेट द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज। हम प्रूफ दिखा सकते हैं कि हमारे पास कि हमारी शादी हुई है। हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो होता है दैट इज द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस पर रूल्स बना सकती है, पार्टीज को कह सकती है कि आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए और किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारी बातें स्टेट गवर्नमेंट बताता है हमें। और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज को कंपलसरी भी कर सकता है कि आपको तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर आप फर्दर या इस पर्पस के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हमें प्रूफ के लिए यूज पड़ता है। साथ ही साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दिए हैं कि हमें इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना है या इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, और अगर हम कॉन्ट्रवेन करते हैं उन चीजों को, ठीक है, एनी पर्सन कॉन्ट्रवेन एनी रूल मेड इन दिस बिहाफ, so that person shall be punished and उसे फाइन देना पड़ेगा which may extend up to 25 रुपीज तक का उन पर फाइन लग सकता है। और जितने भी रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बना रही है उन रूल्स को वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ले जाएगी as soon as they are made। क्लॉज 4 की अगर हम बात करें तो हिंदू मैरिज हम रजिस्टर भी बनाएंगे और जो रजिस्टर है, रजिस्टर को हम रीजनेबल टाइम्स में ओपन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम किसी को एविडेंस देना चाहते हैं, हमारे मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, या सपोज हम उस रजिस्टर का किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे हम कोई एविडेंस दे सकें, तो उस रजिस्टर को एडमिसिबल माना गया है एज एन एविडेंस। और ये आप तब कर सकते हैं जब आप एक एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रार को, और साथ ही साथ उस रजिस्ट्रार को आपको फीस देनी पड़ेगी एज पर द रिक्वायरमेंट जो भी लिखा होगा। Notwithstanding anything contained in this section, validity of any Hindu marriage shall in no way be affected by omission to make the entry। अगर कोई भी पर्सन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है या फिर एंट्री नहीं करवा रहा है अपना, इट डजंट मीन कि उनकी शादी इनवैलिड हो जाने वाली है। वैलिडिटी ऑफ द मैरिज को ये इफेक्ट नहीं करता है। मैं पहले बता दूं कि दिस एक्ट का सिर्फ ये पर्पस है इस सेक्शन का कि वो प्रूफ फैसिलिटेट कर सके, ठीक है, इसीलिए वैलिडिटी पर असर नहीं होता है इस चीज का। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की हम बात करने वाले हैं, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट। इस सेक्शन में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता था, मुझे भी
अपने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जब हिंदू लॉ था, मुझे इस सेक्शन में काफी कंफ्यूजन हुई थी। तो इस सेक्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। जहां पर भी आइदर हस्बैंड या वाइफ किसी भी पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, एक कंफ्यूजन लोगों को ये भी होता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सिर्फ हस्बैंड फाइल कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट द केस। यहाँ पर कोई भी अगर हस्बैंड या वाइफ बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के विड्रॉ कर ले रहे हैं खुद को फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, मतलब सपोज अगर वाइफ घर छोड़कर चली जा रही है या हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़कर कहीं चले गए, तो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, तो ही और शी कैन अप्लाई बाय द पिटीशन, वो पिटीशन डाल सकते हैं इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। दैट मीन्स हमारे कॉन्जुगल राइट्स को रीस्टोर किया जाए, हम कोर्ट में ये पिटीशन डाल रहे हैं। और जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट के लिए कि हाँ यहाँ पर तो कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं था, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज ही नहीं था विड्रॉ करने का, तब कोर्ट चाहे तो यहाँ पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास कर सकती है। दैट इज द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है। अगर कोर्ट को लगेगा कि यहाँ पर कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है आपके रीजनेबल एक्सक्यूज का, आपका कोई रीजनेबल एक्सक्यूज ही नहीं है, और कोर्ट को लग रहा है कि ऐसा क्यों हमें लगता है कि एप्लीकेशन हमें नहीं देना चाहिए, अगर कोई ऐसा ग्राउंड ही नहीं है तो आपको डिग्री पास कर दिया जाएगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और जिस भी पार्टी ने विड्रॉ करा है खुद को फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, उस पार्टी को वापस आना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन में ये बात कही गई है कि वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर देयर हैज बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फ्रॉम द विड्रॉल ऑफ द सोसाइटी, जब रीजनेबल एक्सक्यूज की अगर बात हो रही है तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पर्सन पर रहने वाला है जो पर्सन खुद को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा, रीजनेबल एक्सक्यूज किसे दिखाना पड़ेगा, जो पर्सन विड्रॉ कर रहा है खुद को फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, ठीक है। और एग्रीव्ड पार्टी कहाँ अप्लाई करने वाला है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन डालने वाला है। ये हमारा है सेक्शन 9। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 10 विच इज टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन के कुछ कॉमन ग्राउंड्स होते हैं। जो कॉमन ग्राउंड्स होते हैं वो तो हमारे सबसेक्शन 1 में मिल जाएंगे ऑफ सेक्शन 13, जिन ग्राउंड्स पर हस्बैंड या वाइफ कोई भी पर्सन जुडिशियल सेपरेशन के लिए डिमांड कर सकता है। एंड कुछ स्पेशल ग्राउंड्स होते हैं जो सिर्फ फीमेल को मिले हैं, दैट इज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13। इन ग्राउंड्स को स्पेसिफिकली वुमेन को दिया गया है फॉर अप्लाइंग फॉर द जुडिशियल सेपरेशन। और जब किसी भी एक कपल को जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल चुकी है, हम जिस भी ग्राउंड पर डाइवोर्स फाइल करते हैं उसी ग्राउंड पर हम जुडिशियल सेपरेशन फाइल कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गया, बिकॉज सेक्शन 13 में हमें डाइवोर्स के ग्राउंड्स मिलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। और जुडिशियल सेपरेशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर किसी भी पर्सन को जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल चुकी है, ठीक है, जहां पर भी डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास हो चुका है, लेकिन ये नो लॉन्गर ऑब्लिगेटरी है कि जो पर उसके बाद क्या होता है कि इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पिटिशनर टू कोहैबिट विद द रेस्पोंडेंट। जुडिशियल सेपरेशन लोग फाइल करते हैं कि उसके बाद आई विल नो लॉन्गर बी ऑब्लाइज टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट चाहे यहाँ पर, तो पिटीशन अगर डाला जा रहा है, एप्लीकेशन अगर डाला जा रहा है कि किसी भी पर्सन के द्वारा, और कोर्ट को ये लगता है कि हाँ इनके जुडिशियल सेपरेशन को अब हमें खारिज कर देना चाहिए, तो रीजनेबल ग्राउंड देखने के बाद जुडिशियल सेपरेशन को खारिज कर सकती है कोर्ट, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन हटा दिया जाएगा, वो डिग्री आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं रह जाएगी तब। दिस इज द जुडिशियल सेपरेशन। इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। पहली कि सब सेक्शन 1 के क्लॉज सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 में ये राइट्स कॉमन होते हैं जो कि मैन और वुमेन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 13 के क्लॉज 2 के जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल इस्तेमाल कर सकती है। और जुडिशियल सेपरेशन को हम कैंसल आउट भी कर सकते हैं कोर्ट को अगर ये लगे कि हाँ यहाँ पर रिजेंट करना जरूरी है, टू रिजेंट द डिग्री इफ कोर्ट कंसिडर्स इट एंड कोर्ट को रीजनेबल लगे तो। अब हम देखने वाले हैं नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स के बारे में। तो हम 3 ग्राउंड्स पर किसी भी मैरिज को वॉइड कर सकते हैं। वॉइड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी शादी या कोई भी ऐसा मैरिज जो कि नल हो जाता है, वॉइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। वॉइड में शुरू से मैरिज नल रहते हैं, ठीक है, बस
इस वाले सेक्शन में हम क्या करते हैं, वो हम डिक्लेयर करवा लेते हैं थ्रू द पिटीशन। और वो 3 से ग्राउंड कौन कौन से हैं? पहला ग्राउंड है बाइगमी का ग्राउंड। अगर किसी भी पर्सन की शादी ऑलरेडी हुई थी, उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, जो दूसरी शादी होती है दैट इज अ वॉइड मैरिज, और उसकी कोर्ट में जाकर हम डिक्री पास करवा सकते हैं, हम डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शादी ऑलरेडी वॉइड रहती है। वॉइड का मतलब स्टार्टिंग से ही वो नल है, वो मैरिज नल है शुरू से, ठीक है, हम सिर्फ उसको डिक्लेयर करवा रहे हैं कोर्ट से, ठीक है। तो पहला ग्राउंड हमारे पास है जो क्लॉज 1, 4 एंड 5 है ऑफ सेक्शन 5। आपको याद होगा सेक्शन 5 में हमने कंडीशंस ऑफ मैरिज देखे। तो जो ये 3 कंडीशन है, पहला कंडीशन हमारा था बाइगमी का, चौथा और पांचवा कंडीशन था सपिंडा रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का। तो इन 3 ग्राउंड्स पर हम किसी भी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में। वॉइड मैरिज के 3 ग्राउंड्स आपको याद हो गए, बाइगमी, सपिंडा एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक चीज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो एग्जाम में ले जा सकते हैं ना। आप सिर्फ उन चीजों को अंडरलाइन कर लीजिए और कंसेप्ट को एक बार समझ लीजिए कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आए वॉइड मैरिज का, तो आपको ऐसा ना हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ पर जाके चेक करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा जो ये हेडिंग है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, इसी के अंदर आके हमें वॉइड मैरिज चेक करना है। इवन इफ आपको अगर सेक्शन याद ना भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं वॉइडेबल मैरिज के बारे में। सी, हमारे पास 4 मेजर ग्राउंड होते हैं जिन पर हम किसी भी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। वॉइडेबल मैरिज क्या होता है? अगर किसी भी एक पर्सन के साथ धोखा हुआ है या किसी भी रीजन की वजह से सिर्फ एक पर्सन के पास ये राइट रहता है कि वो कोर्ट में जाके उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, और जब तक वो डिक्लेयर नहीं करवा रहा है तब तक ये मैरिज वैलिड रहती है, ठीक है। वॉइड मैरिजेस जो होते हैं उसमें तो स्टार्टिंग से ही वो मैरिज वॉइड है, नल है, लेकिन वॉइडेबल मैरिज में स्टार्टिंग में ये मैरिज वैलिड रहती है, लेकिन जब आपके पास अगर ये ऑप्शन है और आप कोर्ट में जाकर डिक्लेयर करवा देते हैं कि हाँ दिस मैरिज शुड बी वॉइडेबल मैरिज, तब आपको ये राइट मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ग्राउंड है जिस पर इस मैरिज को हम वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। सी, any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act shall be voidable। voidable रहेगा और आप उसे annul करा सकते हैं by the decree of nullity। annul कराने का मतलब खत्म कराना। on any of the following grounds, इन grounds पर हमारे पास 4 ग्राउंड है जिस पर हम voidable मैरिज को annul करा सकते हैं या नलीफाई करा सकते हैं। हमारा पहला ग्राउंड है इम्पोर्टेंसी, इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। अगर किसी भी मैरिज अगर कंज्यूमेट नहीं हुआ है फॉर द रीजन बीइंग कि जो रिस्पोंडेंट है दैट इज इम्पोर्टेंट, तो इसमें हम वॉइडेबल मैरिज करा सकते हैं, हम एनल करा देंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वॉइडेबल मैरिज। इसके बाद हमारे पास ग्राउंड है कि अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है, मेंटल डिसऑर्डर उसे है, या फिर वो इंसेन है, वो मैरिज की कंडीशंस को नहीं समझ सकता एंड इज ऑल्सो अनफिट फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, तो हम उस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कराएंगे और उसे हम अनल करा सकते हैं, ठीक है। दोज आर वॉइडेबल मैरिजेस। तो जो क्लॉज 2 हमारा है सेक्शन 5 का, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। आपको अगर याद हो सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में, इसमें हमने कंडीशन देखी है कि कोई भी पर्सन जो अनसाउंड माइंड का होता है, मेंटली डिसऑर्डर होता है उसे, या फिर वो इंसेन होता है, तो वो मैरिज जो होते हैं वो वॉइडेबल मैरिज होते हैं, ठीक है। तीसरी बात हम देखेंगे कि अगर हमने पिटिशनर की कंसेंट या फिर अगर उसके गार्जियन की कंसेंट हमने किसी तरह के फोर्स से या फ्रॉड से हमने हासिल करी है, तो उसे भी हम वॉइडेबल मैरिज कहते हैं। फोर्स और फ्रॉड का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? या तो नेचर ऑफ द सेरेमनी के लिए फोर्स या फ्रॉड का इस्तेमाल हमने करा है, या किसी मटेरियल फैक्ट के लिए किया है, या सर्कमस्टांसेस कंसर्निंग रिस्पोंडेंट। तो ये 3 चीजें होती है, ठीक है। कंसेंट ऑफ द गार्जियन हम ले रहे हैं बाय फोर्स या फ्रॉड एज टू द नेचर ऑफ द सेरेमनी, एनी मटेरियल फैक्ट, या कोई भी सर्कमस्टांसेस से। चौथी बात अगर हम बात करें कि रिस्पोंडेंट वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज, जो रिस्पोंडेंट थी शी वाज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन अदर देन द पिटिशनर, ओके। तो ये 4 ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स पर अगर किसी पर्सन की शादी हुई है तो हम उसे वॉइडेबल मैरिज बोलेंगे। पहली बात, रिस्पोंडेंट इज इम्पोर्टेंट,
दूसरी बात, अनसाउंड माइंड मेंटल डिसऑर्डर या इंसैनिटी के जैसी कोई बात अगर है। तीसरी बात हो गई कि कंसेंट ऑफ द पिटिशनर या गार्जियन हमने फोर्स या फ्रॉड के थ्रू लिया है। और चौथी बात हो गई कि रिस्पोंडेंट इज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन। अब हमने क्लॉज सी और डी के बारे में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में कि हम कब कब एनल नहीं करा सकते हैं या नलीफाई नहीं करा सकते हैं किसी भी मैरिज को। तो पहली बात, अगर जो पिटीशन है वो प्रेजेंट करा गया है आफ्टर 1 ईयर ऑफ फोर्स हैज बीन स्टॉप्ड या फिर फ्रॉड हैज बीन डिस्कवर्ड। अगर आप पिटीशनर हैं, आप पर या आपके गार्जियन पर किसी भी तरह का फोर्स या फ्रॉड था, उस चीज को आपने डिस्कवर कर लिया और डिस्कवर करे आपको 1 साल हो गए हैं, तब तक आपने अगर पिटीशन फाइल नहीं करा है, तब आपको इस शादी को नलीफाई करने का या एनल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो पिटीशनर है वो अपनी कंसेंट के साथ, हिज और हर फुल कंसेंट, आपने अपनी पूरी सहमति के साथ आपके जो पार्टनर है उनके साथ आप एज अ हस्बैंड या वाइफ रहे हैं आफ्टर द फोर्स हैज सीज्ड। फोर्स सीज हो चुका था और फ्रॉड भी डिस्कवर हो गया था, उसके बाद भी आप अपने कंसेंट के साथ अपने पार्टनर के साथ रहे हैं, तो नाउ यू कैन नॉट एनल या नलीफाई दिस मैरिज। और अगर हम बात करें कि जिस मामले में रिस्पोंडेंट प्रेग्नेंट थी बाय सम अदर पर्सन, तो उन केसेस में क्या होता है कि तो पिटीशन को इंटरटेन तभी करा जाएगा जब जो पिटीशनर है ही वॉज इग्नोरेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, पिटीशनर जो थे वो मैरिज के दौरान इग्नोरेंट थे, या फिर जो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करा गया है दैट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज। और तीसरी बात, कोई भी मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सच ग्राउंड। ठीक है, दूसरी बात ये रही विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट। ठीक है, 1 ईयर के अंदर आपने प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं करा है। एंड तीसरी बात, मैरिटल इंटरकोर्स हो चुका है विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर। अगर ये 3 चीजें हो गई तब यू कैन नॉट आस्क फॉर द नलीफाइंग दिस मैरिज। इसी के साथ हमारा सेक्शन 12 कंप्लीट होता है और हमने ऑलमोस्ट 50% ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यूज लेकर आने वाली हूँ, कुछ बताऊंगी, मैं आपसे 4-5 एमसीक्यूज करवाऊंगी, आपको उसके आंसर देने हैं। सी, आप अपनी बैरक नहीं भी देखेंगे तो भी आई कैन अश्योर कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन whom द हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाइज। किन किन लोगों पर अप्लाई होता है? अगर आपको याद हो, एप्लीकेशन की बात हमने सेक्शन 2 में देखी है। कोई भी पर्सन हु इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, या एनीवन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। ऑप्शन सी, एनी हिंदू डोमिसाइल्ड आउटसाइड इंडिया, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पूछा जा रहा है ऑन whom द हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाइज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सी, अगर आपको सेक्शन नहीं भी याद हुए हों, आई होप, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद हो गए होंगे, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं भी याद हुए तो आप डायरेक्ट देखकर तो ये आंसर टिक कर सकते हैं ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, हु इज नोन एज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय यूटेरिन ब्लड। क्या सेम एंसेस्टर बट डिफरेंट एंसेस्टर्स, सेम एंसेस्टर्स बट डिफरेंट एंसेस्टर, ऑप्शन सी, सेम एंसेस्टर एंड एंसेस्ट्रेस, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर बात हो रही है यूटेरिन ब्लड के बारे में, कौन से ऐसे पर्सन कनेक्टेड होते हैं। तो यूटेरिन ब्लड को आप यूटेरिन से बात याद कर लीजिए कि सेम यूटेरिन होगा, मतलब उनकी मदर सेम होने वाली है, लेकिन फादर डिफरेंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी विल द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सेम एंसेस्टर्स हैं लेकिन डिफरेंट एंसेस्टर हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज की क्या क्या कंडीशंस हैं? हमने 5 कंडीशन पढ़े इन सेक्शन 5। सेक्शन 5 कंडीशन, ओके। नो लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये बात तो सही है। पर्सन शुड बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ना, पर्सन शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। ऑप्शन सी, bride must be the age of 21 and bridegroom must be the age of 18 years. Option D, they should fall under the prohibited relationship. No, they should not fall under the prohibited relationship, right? और bride को 21 years का होना जरूरी नहीं है, bridegroom के होना जरूरी है कि वो 21 years का हो। गर्ल अगर 18 years की है, बॉय 21 years का, तब हम मानेंगे कि कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इट इज टॉकिंग अबाउट रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स. The restitution of conjugal rights has been provided under which section of the Hindu Marriage Act 1955? आई होप ये सेक्शन आपको याद हो गया होगा. अगर नहीं भी याद हुआ है तो आप बैरक देखकर तो इसका सही आंसर बता पाएंगे एग्जाम में. अभी आप प्रैक्टिस करिए कि बिना बैरक देखे आंसर बताइए. We have to prepare for the best, okay? तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 9 इज टॉकिंग अबाउट द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजंस रिगार्डिंग द जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. जुडिशियल सेपरेशन की हमने बात करी है, तो इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स सेक्शन 9 में हमने देख लिया. सेक्शन 11 एंड 12 भी हमने पढ़ा है आज. तो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में क्या है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वो भी बिना बैरक देखे. आपको खुद से इसका जवाब देना है. अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह देखा है तो आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली बना सकते हैं. और ऑल इंडिया बार एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. आप बताइए हमें आपको ये हमारा पहला लेक्चर कैसा लगा. मैं कोशिश करूंगी आपको और अच्छे से पढ़ाऊं, अपना बेस्ट दे सकूं, और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे बच्चों का ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर हो. मैं नहीं चाहती मुझसे पढ़ा हुआ एक भी बच्चा ये कहे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया. दिस इज वाई आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट. मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ. अगर आप भी मेरे साथ अपना 100% देते हैं तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत आसान होने वाला है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू.